हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। क्लास की टाइमिंग मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत अभी आप लोगों का जो क्लास होगा उसमें हम लोग इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर्स के संदर्भ में देखेंगे। सुबह के 11:30 बजे लाइव क्लास होती है, जहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशोलॉजी के सिलेबस को। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे आप जेपीएससी जेट यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो, यूपी पीजीटी का तैयारी कर रहे हो, तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, 7870421839 इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पहली बात तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है कि आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट होगा। तीसरा है कि टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इसलिए क्योंकि शाम के 6 बजे मैं बीपीएससी टीआरई 4 का टेस्ट लेती हूँ और 6:30 बजे से आप लोगों को जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का टेस्ट लेती हूँ। जब पेड नोट्स में आपको थ्योरी प्रोवाइड करूंगी, यानी कि हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, उसको आपको अपना तैयारी करना है, उसको पढ़ना है। और टेलीग्राम पे जब आप टेस्ट दीजिएगा तो ओवरऑल आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ ये नहीं है कि आपको सोशोलॉजी के ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको पेड ग्रुप में पेपर 1 जेपीएससी जेट के लिए जो पेपर 1 है उसका स्टडी मटेरियल बिल्कुल ही फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। टेलीग्राम का टेस्ट भी बिल्कुल ही फ्री रहेगा पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। प्लस अगर आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी जो पेपर 2 है जीके जीएस, ठीक है, उसका भी स्टडी मटेरियल आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ एक पेड ग्रुप ज्वाइन करने से ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप जेपीएससी जेट का ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका अकॉर्डिंग आपको पेपर 1 मिल जाएगा। अगर आप बोलिएगा कि हमको बीपीएससी टीआरई 4 का ज्वाइन करना है तो उसका पेपर 2 का स्टडी मटेरियल और आपका जो सोशोलॉजी का सिलेबस है। मैं एक बार प्राइस आप लोगों को बता देती हूँ, जो फीस क्या है। तो अगर आप जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के लिए ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए आपको लगेगा फीस ₹2000 का, जहां पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप बीपीएससी टीआरई के लिए ज्वाइन करते हैं या फिर यूपी पीजीटी के लिए तो ओनली आपको फीस लगेगा, वो है 1000 का। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे थिंकर है वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से संदर्भ में इनके इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, उन सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और किन्हीं की भी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा बायोग्राफी आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि क्या होगा कि चीज़ों को समझने में हमें आसानी होगी। तो जैसे बात की जाए महात्मा गांधी की, तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर कब हुआ था, तो 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी जी की। तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये सभी चीजें तो हम लोग जानते हैं। अब इनकी थोड़ी बायोग्राफी को हम लोग देखते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और वे 1888 को इंग्लैंड में
क्या करने के लिए जाते हैं? तो बैरिस्टर की शिक्षा के लिए वे जाते हैं, बैरिस्टर की शिक्षा के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है 1891 में इंग्लैंड से वो भारत वापस आते हैं। 1893 में पोरबंदर की एक, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। तो 1893 में पोरबंदर का व्यापारिक कंपनी अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये कहाँ जाते हैं? तो साउथ अफ्रीका जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी? बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। 1894 में दक्षिण अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहां पे वो रंग भेद के खिलाफ, वहां पे वो बहुत रंग भेद का नीति उनको देखने को मिलता है। तो रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना करते हैं। नेटाल इंडियन कांग्रेस की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। कब? 1894 में। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। कौन सा? ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1903 में इनके द्वारा की जाती है। 1904 में इंडियन ओपिनियन के प्रकाशन का प्रबंधन का जो जिम्मा है इनको दिया जाता है। किनको? तो महात्मा गांधी जी को दिया जाता है। 1904 में ही उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। किसका? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। और 1915 में वे भारत वापस लौट आते हैं, क्योंकि 1893 में वो कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका जाते हैं, वो अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए। और उसके बाद इन सभी चीज़ों को करते हुए वो 1915 में क्या करते हैं? भारत वापस लौट आते हैं। और भारत वापस आने के बाद 25 मई 1915 को अहमदाबाद में वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ये किनके द्वारा की जाती है? महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। और फिर 30 जनवरी 1948 को, फिर बीच बीच में मान लीजिए वो तो अपना महत्वपूर्ण जो काम है वो करते हुए चलते हैं, और फिर 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो मृत्यु का दिन था, जिसके उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ भी अगर हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पेड ग्रुप का प्रोसेस है। सिंपली आप इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें क्या कहा था? राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इनको क्या कहा गया था? राष्ट्रपिता। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको क्या कहा गया था? महात्मा। ठीक है, उसके बाद से इनका नाम क्या होने लगा? महात्मा गांधी बुलाया जाने लगा।
महात्मा गांधी जी के जो विचार था वो बहुत ज्यादा वे आध्यात्मिक पक्षों के साथ जुड़े हुए थे। किसके पक्षों के साथ? आध्यात्मिक पक्षों के साथ वो जुड़े हुए थे। इनके धार्मिक गुरु के बारे में अगर बात की जाए कि कौन इनका धार्मिक गुरु था, तो लियो एल टॉल्स्टॉय। कौन थे? काउंट लियो टॉल्स्टॉय। काउंट लियो टॉल्स्टॉय इनके धार्मिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के विचारों के बारे में की बात की जाए तो गांधी जी को व्यवहारिक आदर्शवाद कहा जाता था। वे व्यवहारिक आदर्शवाद कहे जाते थे। वे एक आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। उनके मत के अनुसार धर्म से रहित राजनीति मात्र क्या है? कूड़ा के समान है। गांधी जी का दर्शन था सत्य ही ईश्वर, सत्य, अहिंसा, इन सभी चीजों के बारे में वे बात करते थे। कौन? तो महात्मा गांधी जी बात करते थे कि सत्य ही धर्म है, सत्य ही अहिंसा है। ठीक है। गांधी जी, महात्मा गांधी जी का जो दर्शन था, उनका जो विचार था, उसका मूल केंद्र क्या था? सत्य और अहिंसा था। क्या था? सत्य और अहिंसा उसका मूल केंद्र था। आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि उनका मूल केंद्र क्या था, उनके विचार का मूल केंद्र सत्य और अहिंसा। नकारात्मक अहिंसा का वो अर्थ बताते हैं कि किसी की भी हत्या ना करना, और सकारात्मक अहिंसा का तात्पर्य वे बताते थे कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करना। वो अहिंसा के भी उनके द्वारा दो रूप बताए गए थे। उनके अनुसार अहिंसा क्या है? तो मनसा वाचा एवं कर्मणा होनी चाहिए। मन से, वचन से, प्राण से भी हम लोगों को क्या होता है? अहिंसा को अपनाना चाहिए। कोई गलत काम, कोई गलत व्यवहार जो है वो नहीं करना चाहिए। ये बात कौन बात करते थे? तो महात्मा गांधी जी ये बात करते थे कि हम लोग को मन, वचन, क्रम से अहिंसा को पालन करते हुए चलना चाहिए। और धर्म से इनका क्या अभिप्राय है कि धर्म किसको बोलते थे? तो धर्म जो होता है जो कि हम लोग धारण करते हैं, वही धारण करना चाहिए जो धर्म है। ठीक है। तो धारण करने वाला चीज ही क्या है? धर्म है। महात्मा गांधी जी साध्य एवं साधन के बहुत ज्यादा प्रवर्तक थे। ठीक है। कौन? तो वे साध्य एवं साधन दोनों की ही जो पवित्रता है, उसकी आध्यात्मिकता है, इस पर वे बल देते थे। उनके अनुसार जो अपवित्र साधन द्वारा पवित्र साधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम अगर अपवित्र अपने मन में धारणाएं रखेंगे, दूसरे के मन के प्रति द्वेष रखेंगे, दूसरे का हानि चाहेंगे, दूसरे का हिंसा, जो वो पतन के रास्ता में जाए वैसा सोचेंगे तो अपना भी उन्नति नहीं हो सकता। दूसरे का भला सोचोगे तो अपना भी भला होगा, ऐसा इनका कहना था। और उन्होंने सत्याग्रह की बात करते हैं, यानी सत्य के प्रति आग्रह की बात करते हैं। सत्याग्रह के माध्यम से हम अपने विरोधियों का भी हृदय में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। सत्य के प्रति आग्रह के माध्यम से हम लोग अपने विरोधी, जो अपना हमारे विरोधी हैं, उसको भी हम कर सकते हैं। वो दूसरा कैसा भी क्यों कोई भी व्यवहार कर रहा हो, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम उसके मन को परिवर्तन कर सकते हैं। ये किनका मानना था? तो महात्मा गांधी जी का मानना था। उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा ही दो प्रकार के आंदोलन भी चलाए थे। सत्याग्रह का ही जो था सत्याग्रह, उन्होंने जो बोला था कि सत्य के प्रति आग्रह, हम दूसरों के साथ आग्रह करेंगे, इसके लिए उन्होंने दो आंदोलन चलाए थे। एक था असहयोग, मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है। सहयोग ना करना, इसके बारे में कोई भी रचनात्मक कार्य उसको नहीं करना। और दूसरा था सविनय अवज्ञा, मतलब जानबूझकर अन्यायपूर्ण कार्य का विरोध करना। उन्होंने अपने सत्याग्रह में इसके संबंध में बात की थी। और महात्मा गांधी जी के अगर विचारों के बारे में बात की जाए कि उनका जो विचार था सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, धर्म, ये सभी चीजें वो किससे ग्रहण किए थे? कौन कौन से धर्म? तो उन्होंने विभिन्न धर्मों का भी वे अध्ययन किए थे। महात्मा गांधी विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद जो अहिंसा,
सत्य अहिंसा, अहिंसा का नाम सुनने से हम लोग को पता चलता है कि किसका थ्योरी है, तो महात्मा गांधी जी का थ्योरी है। तो अहिंसा की बात वो किससे करते थे, कौन से धर्म से लिए थे, तो जैन धर्म से लिए थे। ठीक है। फिर समानता, सबको समान नजर से देखना, सबको समानता, सर्वोदय, ये सब चीजों के बारे में बात किए थे ना, तो वो बौद्ध धर्म से लिए थे। फिर सेवा भावना, दूसरों की सेवा भावना करना, ये उन्होंने लिया था ईसाई धर्म से। और बंधुत्व, बंधुत्व की जो भावना है उन्होंने इस्लाम धर्म से कबूल किया था। उनका धर्म के गुणों को लेकर अपने उन्होंने जो सिद्धांत था उसमें वर्णन किया था। यानी कि महात्मा गांधी हर एक धर्म को मानने वाले थे, हर एक धर्म का जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स था उसको अपने सिद्धांतों में उनके द्वारा कनेक्ट किया गया था, लिया गया था। अब इसको मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर देती हूँ ताकि आपको आगे की चीजें हैं उसके बारे में बता सकूं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत असहयोग और सविनय अवज्ञा के बारे में बात की थी। तो सविनय अवज्ञा आखिर है क्या, तो सविनय अवज्ञा एवं करवर्दी की जो प्रेरणा है वो गांधी जी ने थेरो का जो संविधान था वहां से लेकर उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। ठीक है। महात्मा गांधी आदर्श राज्य यानी कि किसकी बात करते हैं, तो राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य, ये नाम किनके साथ जुड़ा हुआ है, तो महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। एवं उप आदर्श राज, जो कि प्लेटो के दर्शन से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। महात्मा गांधी की जो पुस्तकें थे उसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात की है। इनका जो हिंद स्वराज था, इनकी जो पुस्तक थी, इसमें वे ब्रिटिश संसद को क्या कहा था, बांझ और वेश्या कहा था। ठीक है, कि ब्रिटिश संसद क्या है, बांझ और वैश्या है। ये उन्होंने अपनी पुस्तक बांध और वैश्या, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में बात की थी। वे स्वराज यानी कि स्वतंत्रता की बात करते थे, स्वयं पर स्वयं का शासन। ठीक है, स्वयं पर शासन की बात करते थे। वे नैतिक आधार यानी कि जो उनका स्वशासन का जो तरीका होगा वो आत्मविश्वास लिए हुए होगा। राजनीतिक आधार में वे लोगों के द्वारा अपने शासन को स्वयं करने की बात करते हैं। और स्वराज इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किन के द्वारा किया गया था, स्वराज यानी कि स्वराज, स्वतंत्रता, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसको फिर उन्होंने और आगे बढ़ाने का कार्य जो था वो इनके द्वारा किया गया था। ये जो स्वराज शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग लोकमान्य तिलक ने किया और इसका अर्थ यह है कि उत्तरदायी व सहमति से शासन, स्वराज। ठीक है, और यह प्रयोग जो डोमिनियल स्टेट के रूप में किया जाने लगा। पूर्ण स्वराज सर्वप्रथम 1929 में इसकी मांग की गई थी कि पूर्ण स्वराज होगा। जब भारत गुलाम था तो इसका पूर्ण स्वराज का मान कम किया गया था, तो 1929 में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अब है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो है ट्रस्टीशिप की थ्योरी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये आपके सोशियोलॉजी के एग्जाम में, सोशियोलॉजी के जो सिलेबस है इसमें पूछता है। ट्रस्टीशिप का मतलब आप क्या बोलते हैं, तो इनका मानना था कि जो लोग हैं, जो मनुष्य है, वे भगवान के द्वारा भेजे गए हैं और भगवान ने उनको संरक्षक बना के भेजा है। आप अपने उपभोग के लिए जितना भी वस्तुओं का आवश्यकता है, आप उसका उपभोग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज है, जो एक्स्ट्रा धन है, पैसा है, जो भी है, वो आपका संपत्ति बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक ट्रस्टी करने के रूप में दिया गया ताकि आप दूसरों का सेवा कर सको। जैसे ट्रस्ट क्या होता है कि ट्रस्ट में फंडिंग किया हुआ रहता है, वो दूसरा का भला के काम करने के लिए वो उस ट्रस्ट का पैसा का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई भी समाज के अंतर्गत पूंजीपति वर्ग है या पैसे वाला वर्ग है तो वो भगवान का ट्रस्टी है, कि भगवान उसको चुना है कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं ताकि तुम जो गरीब दीन दुखी है उनका सेवा कर सको। ये इनका ट्रस्टीशिप का थ्योरी था। ठीक है,
और प्रकृति द्वारा सभी को आवश्यकता अनुसार पूर्ति के लिए समान साधन समान सामग्री उपलब्ध कराई गई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति को उसमें लालच नहीं करना चाहिए, उसमें धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास अधिक धन है तो वो दूसरे को मदद करे। ये इनका ट्रस्टीशिप का थ्योरी था। नेक्स्ट उन्होंने शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में भी वे बात करते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी करते हैं। शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में यह क्या बोलते हैं? गांधी जी का मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा के वे समर्थक थे और वे बोलते थे कि हाँ, व्यक्ति को, हम मनुष्य को, हम लोगों को, हम भारतीयों को अपनी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में मिलनी चाहिए, ऐसे इनका मानना था। लेकिन वो पश्चिमी शिक्षा के भी समर्थक थे। शिक्षा से क्या होता है? तो चरित्र का निर्माण होता है, सादगी आती है, शारीरिक विकास में ये बल देता है। शिक्षा से कुटीर उद्योग, धंधे, दस्तकारी इत्यादि ये सभी चीजें व्यवसाय के रूप में भी अगर हमको प्रशिक्षण दिया जाए तो हम सीख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा के साथ व्यक्ति क्या होता है? पौध शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसका सामाजिकरण होता है। ये सभी चीजें महात्मा गांधी जी के द्वारा बताई गई। तो ये था महात्मा गांधी जी का थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पंपलेट और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। गांधी जी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1929 में आई थी, जो कि मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो किनके द्वारा किया गया? तो महादेव देसाई जी के द्वारा किया गया था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही नहीं है, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बताया। फिर गांधी जी ने भारत में हरिजन एवं यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया। और भी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, महात्मा गांधी जी के संदर्भ में लिखी गई थी दूसरे के द्वारा, जैसे महात्मा गांधी वर्सेस महात्मा गांधी 2007 में दिनकर जोशी के द्वारा, इंडिया आफ्टर गांधी 2007 में रामचंद्र गुहा जी के द्वारा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950 में लुइस फीसर के द्वारा। तो ये था महात्मा गांधी जी का, जो हमारे भारतीय समाजशास्त्र के थिंकर के अंतर्गत आपको जेपीएससी जेट यूजीसी नेट में भी पढ़ने को दिया गया है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तथा मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।